सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 27वीं तरमीम काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में बहस के लिए पेश की गई उसके बहुत अहम नुकात सामने आए। आर्टिकल 243 में जो तरमीम की गई हैं और डिफेंस फोर्सेस के लिए एक ऑपरेशनल अहदा मुतारिफ़ करवाया गया है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, पाकिस्तान के लिए कैसे बेहतर है, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का जो थर्ड राउंड है 6 नवंबर से इस्तांबुल में जारी था। पाकिस्तान ने एक बार फिर वही मुतालबात अफ़गान तालिबान रजीम के सामने रखे जो एक लंबे अरसे से अफ़गानिस्तान से आ रहे थे। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोके, अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ठोस, काबिल तस्दीक और मौसर इक़दाम करे, इनके महफूज ठिकानों को, तरबियती मकामात, मालियाती चैनल्स और मीडिया आउटलेट्स को ख़त्म करे। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर अफ़गानिस्तान TTP को नहीं रोक सकता और इनके पास वसाइल की कमी है तो फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलकर एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म मैकेनिज़्म बना सकते हैं जिससे TTP का खात्मा किया जाए। और इसके बाद पाकिस्तान हर वो काम करेगा जिससे दोनों ममालिक की तजारत बेहतर हो और दोनों ममालिक के अवाम खुशहाल हों। पाकिस्तान ने यह भी मुतालबा किया कि तालिबान रजीम ये सारे मुतालबात तहरीरी शक्ल में तस्लीम करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ़गान वफ़द ने पहले इन तमाम मुतालबात के हवाले से रजामंदी का इजहार किया, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के बाद वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। अफ़गान वफ़द का ये रवैया देखकर पहले भी मीडिएटर हैरान हुए और यूँ मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचे बगैर ख़त्म हो गए। इस सब पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई। सुबह वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चूँकि मुल्क से बाहर हैं और इसलिए उन्होंने वीडियो लिंक पे इजलास की सदारत की और वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी। इस तरमीमी मुसवदे के तहत मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान से मुताल्लिक़ आर्टिकल 243 में भी तरमीम की गई, इसकी तजावीज़ दी गई। तरमीमी मुसवदे के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर आर्मी चीफ़ और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को मुकर्रर करेंगे। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीमी मुसवदे के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म हो जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, वज़ीर आज़म की मुशावरत से नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड के सरबराह मुकर्रर करेंगे और नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड के सरबराह का ताल्लुक पाकिस्तानी फ़ौज से होगा। हुकूमत मुसल्लह अफ़वाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे सकेगी। फील्ड मार्शल का रैंक और मुराद ताहयात होंगे, यानी कि फील्ड मार्शल ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद ख़ान जो कि दिफाई तज्ज़िया निगार हैं और प्रोग्राम में आगे जाके हमें ज्वाइन करेंगे ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। आज 27वीं तरमीम का मुसवदा सामने आया है और काबीना से सेनेट में पेश किया गया है और बड़ी जमातों ने इसकी हमायत में भी अपना मौक़िफ़ दिया है। आर्टिकल 243 में तरमीम की जा रही है और एक एक करके हम इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जियोग्राफिकली पाकिस्तान की पोजीशन उस वक्त बहुत अहम है और हाल ही में पाकिस्तान ने जो भारत के ख़िलाफ़ जंग जीती उसमें पाकिस्तान की वॉर स्ट्रैटेजी की भी बहुत तारीफ़ की गई। तो जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ़िलहाल ये सामने आ रही है कि इस आर्टिकल में इसलिए भी तरमीम की गई और एक कमांड इसलिए भी, सिंगुलर कमांड इसलिए भी बनाई जा रही है ताकि फ्यूचर में हम मैच्योर स्ट्रैटेजीज़ की तरफ काम कर सकें। तो एक बेसिक परसेप्शन है जो हमें मिल रहा है, बट आप इसकी वजाहत फरमाएं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरीके से अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई थी और जिस तरीके से जो हमारी वार हुई विद इंडिया और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में हमने ऑपरेट किया, जिसमें तीनों सर्विसेज भी एक्टिव थे। नेवी की इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर थी, साइबर वारफेयर थी, आपके मिसाइल सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व थे और इसके बाद स्पेस भी थी, सैटेलाइट भी थी। तो सारे इसकी कोऑर्डिनेशन की नेसेसिटी वाज फेल्ट। सो उसके लिए कि ये इट वाज द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आइडिया है जिसमें कोऑर्डिनेशन होगी और जिसमें एक सिनर्जी होगी और डिसीजन मेकिंग में बहुत इसमें तेज़ी होगी और इसमें तमाम लोग फ़ौरन ऑन बोर्ड होंगे, क्योंकि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ का जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो बेसिकली दैट वाज एन नॉन ऑपरेशनल थी और एडवाइजरी टाइप क्या इसकी वो अपॉइंटमेंट थी।
सो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो होगा तो उसके बाद ये डिसीजन मेकिंग में तमाम उसमें सारी आसानी रहेगी और मेरे ख्याल में उसमें एक तेज़ी हम उसमें देख सकते हैं और ये इट इज़ इन द बेस्ट। और फिर ऊपर से ये भी है कि लैंड फोर्सेस जो हमारे हैं, जो हमारी आर्मी है, उसका बेसिकली इट इज़ द मैन जो पिवट है, या समझ ले कि जो सेंट्रल रोल है वो लैंड फोर्सेस का है। जब हम बात करते हैं ईस्ट में इंडिया का जो कंसेप्ट है, अखंड भारत वाली बात होती है, या वेस्ट में आप रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद हमने देखा है अफगानिस्तान हैज़ बिकम ए प्रॉक्सी ऑफ इंडिया, सो वहाँ से भी थ्रेट है। तो ग्राउंड फोर्सेस की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा ग्राउंड फोर्सेस के, सो देयर फॉर कि कमांड एंड कंट्रोल की जो उसमें है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के उस तरह कमांड होगी, तो डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर में कोऑर्डिनेशन में और एम्प्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस बेहतर तरीके से होगी। जी ब्रिगेडियर साहब, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एरा में ये फ़ैसला क्या पाकिस्तान ने बहुत टाइमली लिया है और अब इसकी सिग्निफिकेंस कितनी होगी ऑपरेशनल कमांड की, क्योंकि ये ख़तरा तो कभी भी अभी भी भारत की तरफ से है कि कभी भी वो मिस एडवेंचर कर सकता है। अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान की फ्रिक्शन है, तो आपको लगता है कि ये बहुत सही टाइम पे ये फ़ैसला लिया गया? मेरे ख्याल में हम यही कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया है और मुनासिबता और हिकमत जाए और बड़ी सही हिकमत अमली के तौर पे, और ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने बात की हालात और वाक़यात जो हुए हैं खित्ते के अंदर, जो ख़तरात थे और फिर जिसके बाद जो जंग हमने लड़ी, उसके तजुर्बात पे उसके एनालिसिस करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि देयर वाज ए रिक्वायरमेंट थी और रिक्वायरमेंट फिल की गई। और जिस तरह नॉट ओनली पाकिस्तान में, बाकी भी मॉडर्न फोर्सेस में भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कंसेप्ट है जिसमें कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। सो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं, देखें इस लीडरशिप ने क्या, और मेनली जब हम बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा इट वाज द मिलिट्री लीडरशिप एंड मेनली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लीडरशिप थी जिन्होंने डिलीवर किया। डिसीजन मेकिंग उनके तरफ थी, दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक विजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग थी और उसके स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी, जिसके बाद से जब डिसीजंस हुए हमने इंडिया में जिस तरह स्ट्राइक्स किए थे। और दैट्स वाई देखिए पाकिस्तान का ग्राफ चेंज हुआ है, जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल आपका बढ़ गया है। नो, यू आर पीयर कंपिटिटर है दुनिया में और आपके जो सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है इन साउथ एशिया में, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर आप वेस्ट एशिया में आ गए हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने इसकी वजाहत कर दी क्योंकि ये ओहदा क्यों मिल रहा है, ये क्यों ज़रूरी है, इसका मतलब क्या होगा, इसको लीगली डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी था और ये आपने किया। एक और सवाल ये कि ये भी डिस्कस हो रहा है कि ये तरमीम के बाद, इस तरमीम के बाद कुछ ओहदे तायात भी रहेंगे। इस कन्फ्यूजन को भी दूर कीजिएगा क्योंकि ओहदे तो आमतौर पे एक ख़ास मुद्दत के लिए होते हैं, तो जो ये रैंक्स हैं, रैंक्स का तायात होने का क्या मतलब है, क्या ये आमतौर पर भी होता है? नहीं, आप देखें रैंक्स जो है ये बेसिकली ऑनरी रैंक्स हैं और किसी और तारीखी उनकी जो सर्विसेज थे या इस मार्के के दौरान था तो उसके बाद से ये रैंक्स मिले, चाहे फील्ड मार्शल का रैंक है, एडमिरल ऑफ फ्लीट है, मार्शल ऑफ एयर फोर्स है, तो ये ऑनरी रैंक है, वो तो हयात रहेंगे। लेकिन अपॉइंटमेंट जो होती है, देखें कि अपॉइंटमेंट जो होती है फॉर वो टेनोर होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इट फॉर 5 ईयर्स, तो वो टेनोर के मुताबिक चलेगी और रैंक कब से ख़त्म नहीं होता। फौज में हम नॉर्मली कहते हैं इफ़ आई एम ए ब्रिगेडियर, तो देखें कि आई एम ब्रिगेडियर मसूद, आई एम नॉट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद, आई एम ब्रिगेडियर मसूद रिटायर्ड, तो रैंक मेरे साथ रहेगा। तो जिन्होंने ये रैंक अर्न किया है एज ए फील्ड मार्शल और ये उनके साथ ही रहेगा, ताहयात रहेगा, लेकिन उसमें टेनोर या अपॉइंटमेंट उसमें कोई नहीं है, रैंक है। तो जो टेन्योर है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। ये टेनोर जिस तरह अभी देखें, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया है, जिस तरह पिछले अमेंडमेंट में द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 5 साल का टेनोर है, तो वो तो आइन के मुताबिक है और उसी के मुताबिक चलेगा। सो इट इज स्पेसिफिक टेनोर जो होगा वो रहेगा, लेकिन रैंक इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। जाहिर शाह शराजी साहब माहिर अफगान हमें ज्वाइन करेंगे और दोनों मेहमानों के साथ हम डिस्कस करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। शाह साहब, रिसेंटली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो राउंड ऑफ टॉक्स हुआ वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब चूँकि बड़े मीडिएटर्स हैं तो मुज़ाकरात नाकाम नहीं होंगे, लेकिन ऑफुली नाकाम हो गए मुज़ाकरात। बहुत बहुत शुक्रिया बतूल। देखें, इसमें एक अहम इशू ये है कि पाकिस्तान बातचीत किससे कर रहा था। बातचीत करने वाले वो लोग थे जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। हम उन्हें मतलब रिजीम के छोटे छोटे ग्रुप्स कह सकते हैं
लेकिन हम उन्हें हुकूमत नहीं तस्लीम करते। और सबसे एक अहम इशू ये था कि ये लोग आया अपने अपने ज़ाती एजेंडे पे बात करने आए थे या वो अफगान कौम के नाम पे बात करने आए थे। और अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इनमें से हर एक का अपना अपना एक ज़ाती राय थी, और इसी वजह से शायद बहुत सारे मसाइल जो है वो इख्तलाफात, इनके अपने इख्तलाफात और अपनी मुतालबात की वजह से भी जो है नाकाम हुए। अब अगर आप देखें, कंधार ग्रुप के तालिबान है, उनका अपना एक मुतालबा है, सिराजुद्दीन हक्कानी का ग्रुप है, उसका अपना एक मुतालबा है। और मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त समझने की है वो ये है कि इस चीज़ को प्रोलांग करने के 2-3 मकासद थे अफगान जो तालिबान रजीम है। तो क्योंकि रजीम इसलिए कहते हैं कि एक नॉन इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। अगर हम बात करते किसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट से, इलेक्टेड गवर्नमेंट से, तो हालात ऐसे ना होते, क्योंकि ये अफगान कौम के बारे में नहीं सोच रहे बल्कि इनके अपने अपने मफादात हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी का अपना मसला है, कंधार के तालिबान का अपना मसला है, खोस का जो ग्रुप है उसका अपना मसला है, बाकी जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं काबुल के अंदर उनके अपने मसाइल हैं। ये एजेंडा किसका लेके आए थे? इनका अपना नहीं था, कौम का नहीं था। कुछ आप देख रहे हैं कि टीटीपी के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे थे, कुछ इंडियन ओरिएंटेड जो प्रॉक्सी फ्रंट लाइन प्रॉक्सीज के तौर पे काम करने की बात कर रहे थे, और कुछ का इंटरेस्ट ये था कि उन्हें बार बार लेजिटिमेट अफगान हुकूमत तस्लीम किया जाए। और आप देखें दोहा में जब इनको बुलाया गया तो वह अफगान हुकूमत का नाम हम लेते रहे, हालांकि बेशक तालिबान थे। फिर जब इस्तांबुल में बात हुई फिर भी ये हुआ कि ये अफगान ग्रुप आ रहा है। मॉस्को पैक्ट के अंदर देखा जाए तो बावजूद इसके कि बहुत सारे जो इनके लीडरशिप है, देयर इज अ ट्रैवल बैन ऑन देम, बट डिस्पाइट दैट ये लोग अफगान हुकूमत को और अफगान कौम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए लोगों ने आवाज़ें उठानी शुरू कर दी कि आया ये चंद लोग, तालिबान का जो एक छोटा सा ग्रुप है, क्या वो सारी अफगान कौम के नाम पे ये बात कर रहा है? क्योंकि इस वक्त ये लोग अफगानिस्तान को एक बहुत बड़ी मुसीबत में धकेलना जा रहे हैं, क्योंकि जंग मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान ना अफगानिस्तान के हक में। लेकिन शाह साहब ये बहुत अहम नुकता है, प्लीज़ आई होल्ड यू है ब्रिगेडियर साहब। मैं आप यही नुकता आपके पास लेके आ रही हूँ। क्या वजह है कि सालिस भी मायूस हो गए हैं? वही बात है जो शाह साहब कह रहे हैं कि वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं रियल अफगानिस्तान को, और जिसकी वजह से ये इंप्रेशन भी कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, हालांकि इट हैज़ टू डू विद TTA एंड देयर सपोर्ट फॉर TTP। तो जब मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई जो टॉक्स में रहे हैं एफिशिएंट, वो पहले दिन से कन्विंस थे कि तालिबान सीरियस तो है नहीं। तो फिर इसके बावजूद ममालिक इन्वॉल्व हुए, ये पूरी एक्सरसाइज हुई और वो इवेंचुअली एक्सरसाइज कोलैप्स हो गई। What option are we left with? Do you think that we should convince them more? देखें, एक तो बात यह है कि हम कह सकते हैं we have exhausted all our options diplomatically, हम जो कुछ कर सकते किए वो, लेकिन इस बातचीत में एटलीस्ट हमने दुनिया को ये बताया कि एक हमारे लिए इज ए मॉरल विक्ट्री, उसके साथ एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि हमने एंगेज किया और इसको मीडिएट किया। 2 इम्पोर्टेंट ममालिक ने, तुर्की और कतर ने, और हम उसमें बड़े सीरियस थे और वो हमारी एक्नॉलेज करते थे और हमने इररिफ्यूटेबल एविडेंस भी दिया। वही बातचीत वो हमारे जो मीडिएटर्स थे उन्होंने उनसे पॉइंट बाय पॉइंट उनसे डिस्कस भी कर रहे थे, लिख के देने को तैयार नहीं थे, बाकी मानने को सब चीज़ें तैयार थे। लेकिन आप इसमें ये देखें कि आपस में डिवीजन इतना है कि कंदहार के तालिबान के अंदर भी डिवीजन है। मुल्ला याकूब डिफरेंट सोच रखते हैं, मुल्ला हैबतुल्लाह की डिफरेंट सोच है, गनी बरादर भी वहीं का रहने वाला है, और फिर इसके बाद मुत्तकी हेलमंद का रहने वाला। सो इनके आपस में सोच में मुख्तलिफ इख्तलाफ है। फिर ऊपर से जो नॉर्थ ईस्ट में हक्कानीज बैठे हैं और हक्कानीज के बड़े डिफरेंट है और उनका बड़ा क्लोज लिंक है मैक्सिस से विद फितना और खारिज के साथ हक्कानियों का, क्योंकि हक्कानियों का एक पीछे से एक मिरली अकॉर्ड हुआ है जब इससे 2021 से पहले हुआ था। हक्कानियों ने किया था विद फितना और खारिज, गुल बहादुर ग्रुप और इत्तेहादुल मुस्लिमीन एंड सो मेनी अदर ग्रुप्स के साथ। हम जब पावर में आएंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे, वी विल इंश्योर आवर ब्रांड ऑफ इस्लाम एक्स्ट वाइल फाटा में लेके आएंगे, क्योंकि फाटा की उनके लिए इंपॉर्टेंस इसलिए है कि फॉल बैक पोजीशन से वो अपना आपको डेप्थ समझते हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। तो वो वहाँ पे इख्तलाफ, इवन अभी आप देखें पहली दफ़ा बातचीत में मुल्ला याकूब गया, कंधार को रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरे में रहमतुल्लाह नजीब गया, ही वाज रिप्रेजेंटिंग हक्कानी। इस दफ़ा मिक्स होकर गए हैं, हक्कानी का भाई भी वहाँ पे था, अनस हक्कानी भी वहाँ पे गया हुआ था। सो डिसीजन मेकिंग इनकी थी नहीं, पीछे से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, डिक्टेशन, डायरेक्शन वहाँ से आ रही थी। अब तो इजराइल भी अपीयर हुआ ऑन द सीन।
सो देखें कि इनकी सिंसेरिटी नहीं थी। और फिर इसका मतलब यही है कि दिस सेल्फ इम्पोज अथॉरिटी जो है अफगानिस्तान में, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग जो 42% पश्तून जो हैं, मेजॉरिटी पश्तून इनके साथ नहीं है। 58% नॉन पश्तून वो गवर्नमेंट से बाहर बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल तो इस हालात में कैसे गवर्नमेंट को ये चला सकते हैं। और फ्रैक्चर्स हमने देखे हैं विद पश्तून और नॉन पश्तून, अभी स्ट्रेंथ दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ। तो ब्रिगेडियर साहब ये नुक्ता सामने आता है कि अगर हम बहुत ही न्यूट्रल होकर सोचें कि व्हाट शुड बी डन, तो शाह साहब ये नुक्ता सामने आता है कि जब तक कानूनी तौर पे और एक जमहूरी शक्ल की हुकूमत चुन के ना आए अफगानिस्तान में, तो फिर आप उम्मीद ही नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान हो। ये तो तय पा गया है क्योंकि बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने इस पे चांस दिए। लेकिन ये बताइएगा कि रिसेंटली जब ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि तहरीरी मुआहदा करें, और फिर अफगान तालिबान ने कुछ वक्त भी लिया और थोड़ी देर के बाद उन्होंने बिल्कुल अपना चेंज कर लिया, अपनी वो शराइत और अपना एटीट्यूड। तो ये जो अब्रप्ट चेंज था, इसकी क्या वजह थी? क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान को भी फ्रस्ट्रेशन हुई और मीडिएटर्स को भी। ये बात ये शो करता है कि अफगानिस्तान कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड है। मेरे ख्याल में मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो तालिबान के अंदर जो रिफ्ट है वो एक बहुत बड़ा मौजिब है, क्योंकि इन लोगों के आपस में मामलात के ऊपर इत्तेफाक नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये अफगान कौम का एजेंडा लेके नहीं आए थे, बल्कि इनमें से हर एक ग्रुप का अपना अपना एजेंडा था। किसी के फाइनेंशियल मसाइल हैं, किसी ने टीडीपी के साथ जो है ना वो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, उनसे उनकी एफिलिएशंस हैं। कोई जो है वो इस वक्त भारतीय इन्फ्लुएंस के अंदर है। तो मेरे ख्याल में ये मल्टीपल फैक्टर जो है वो शायद इस मुआहदे की नाकामी का सबब बना। दूसरा, एक बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई है कि अफगान तालिबान रजीम, जिसको हम कहते हैं नॉन इंक्लूसिव तालिबान का ग्रुप है, जो कि इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है, वो मेरे ख्याल में नुमाइंदा हुकूमत नहीं है तमाम अफगानों की। और उसकी बड़ी वजह यही है कि ये लोग एक तो अपनी लेजिटिमेसी कायम करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हीलो बहानों से अपनी रेलेवेंस जो है वो साबित करना चाहते हैं। टॉक्स का मामला भी देख लें, इसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वहाँ बात होती है एक इशू के ऊपर, यहाँ उनका जो स्पोक्समैन है ज़बी अला मुजाहिद और बाकी जो उनका हॉस्टाइल मीडिया है, जिसको ज़्यादातर फंड किया जा रहा है, फाइनेंस किया जा रहा है थ्रू इंडियन प्रॉक्सीज, जो कि मतलब यूएई में बैठे हुए हैं, जो बाहर दूसरे ठीक है। शाह साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा, अब मेरे साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब, रिलक्टेंट क्यों है अफगान तालिबान एक तहरीरी मुआहदा करने पे? इतने बड़े सालों ममालिक के आने के बावजूद अफगान तालिबान कन्विंस नहीं हुए। लिखने पढ़ने में और ऐसा मुआहदा करने में क्या रिलक्टेंस है? बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, एक तो वो जब इस तरह लिख के दे देते हैं तो वो बॉन्ड हो जाते हैं और उनको पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने फिर वो बॉन्ड हो जाएंगे। और सेकंड ये है कि वो किसी सूरत में भी जो फितना और ख्वारिश के खिलाफ वो एक्शन नहीं लेंगे। अब जिस तरह मैंने कहा कि इनके जो लिंक्स है, उसामा बिन लादेन जो पहले तालिबान थे, उसामा बिन लादेन को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। 9/11 हुआ, उसके बाद इन्वेजन हुआ, तो वो वाक़यात हुए। अब दे आर प्रोटेक्टिंग फितना और ख्वारिश है। इसमें डिवीजन आपस में भी है, इख्तलाफात हैं, लेकिन इसको एज ए बेट लेवरेज के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करना चाहते हैं। और फिर देखें कि ये इट्स ए सॉर्ट ऑफ, आप समझ लें कि पाकिस्तान को प्रेशर राइज करने के लिए वो यूज़ करते हैं। और इंडियन पीछे से इसमें ताने बाने इंडिया के मिलते हैं और इंडिया ने यही डायरेक्शन दिया कि इनको यूज़ करें। वरना अगर फितना और ख्वारिश नहीं होंगे तो फिर तो पाकिस्तान में कोई इशू नहीं है। सो उनका मकसद यही है कि इलीगल स्पेक्ट्रम भी है। देखें, यही इन्हीं के ज़रिए उनके पास पैसा भी आता है, स्मगलिंग भी हो रही है, हवाला हुंडी का भी हो रहा है, ड्रग्स ट्रेड भी ये लोग सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। अफगानिस्तान भी है, हमारे बॉर्डर रीजन अब रिसेंटली 13 में जो वाक़यात हुए। सो उससे ये देखें कि एक रिपोर्ट थी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की, एक साल में दे अर्न $55 बिलियन जब हीरोइन उन्होंने यहाँ से ईरान से यूरोप की तरफ निकाला। और वो हीरोइन उस पर जो ड्रग्स कंट्रोल अभी भी अफगानिस्तान में अलकायदा कर रही है ऑन ग्राउंड पे। सो नेक्स्ट से अलकायदा का भी है, फितना और ख्वारिश का भी है और अफगान तालिबान रजीम का भी है। सो ये एक ही है, इसमें कोई डिवीजन नहीं। सो देयरफॉर दे विल नेवर दे विल गो आफ्टर देम। और ये भी कि जो कहते हैं कि ब्रिगेडियर साहब, एक और सवाल ले लीजिए, फिर इसी का जवाब शाह साहब से मिलेगी। माइकल कुगलमैन मेरे प्रोग्राम में थे कुछ दिन पहले और बहुत अच्छा लिखते हैं साउथ एशिया के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेगी तो उनको अंदर से भी बगावत हो सकती है। ये फैक्टर कितना अहम है आपके लिए? यहाँ देखिए, मैं इसी तरफ आ रहा था, यही बात कर रहे हैं। सिंस अभी डिस्टेंस इज अराउंड 6500, फिर ऊपर से अब जो रिसेंट इतलात आ रही है, जो लोया पख्तिया है स्पेशली,
जो हक्कानियों का कंट्रोल है, लेकिन उसमें अगर हम ऊपर से शामिल करें नूरिस्तान को और कुन्नर को भी शामिल करें और नीचे आ जाए नंगहार में पक्तिया है, पक्तिका है, खोस्त है, लुगर है, इनमें मेजॉरिटी प्रेजेंस है फितना और ख्वारिज की। और अब लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इनकी हुकूमत यहाँ पे चलती है। इवन दे आर नॉट टेकिंग डिसीजंस फ्रॉम द कंधारी, इससे आदो इनका इन्फ्लुएंस हक्कानियों के साथ है तो वहाँ पे है। सो ये एक फैक्टर है कि एक दिस एलिमेंट ऑफ फियर कंधारियों में कि अगर हम क्रैक डाउन करते हैं तो दे माइट ज्वाइन, या इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करेंगे या हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, वो फैक्टर है। लेकिन हक्कानी इनको यूज करना चाहते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, क्योंकि वो समझते हैं कि फ्यूचर में एक सिविल वार होगी तो देयर कि इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। देयरफॉर वो इनका जिससे मैंने कहा एक मेरे लिए एक आर्ट हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके ताने बाने इस तरह मिलते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरीके से डेवलपमेंट अफगानिस्तान में हो रही है, आप देखें कि 9/11 के बाद हमला अलकायदा की वजह से हुआ था अफगानिस्तान में, आज अलकायदा दोबारा मुनज़्ज़म हुई, जिससे मैंने बताया दे आर कंट्रोलिंग जो पाकिस्तान में। ठीक है बिगिर साहब, मैं इसको एक और सवाल शाह साहब आपके लिए ये कि क्या आप कोई तीसरा मुल्क का मीडिएटर के तौर पे इसमें शामिल हो सकता है और फिर से मुज़ाकरात? देखिए मेरे ख्याल में तीसरा मुल्क क्या, तालिबान तो प्रेशराइज कर रहे थे कि अमेरिका को वो ड्रैग इन करे उनसे कुछ मराद लेने के मामले में। लेकिन एक सवाल अब इस वक्त ये उठना चाहिए, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में उसने एक लेजिटिमेसी इंटरनेशनल फोरम की दे दी है, दोहा को इन्वॉल्व किया, साथ साथ तुर्की को इन्वॉल्व किया। मेरे ख्याल में अब तक इंटरनेशनल टैग भी हो गया कि पाकिस्तान चाहता है कि ये जंग बंद हो और इस किस्म के मामला ना हो। लेकिन अफगानिस्तान ने एक लाइन ले ली है कि वो TTP को प्रोटेक्ट करेंगे, वो BLA को प्रोटेक्ट करेंगे, वो अपनी सरजमीन को एज अ प्रॉक्सी बैटल जोन यूज करेंगे। दूसरा इसमें जो अहम नुकता है, पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, रशिया, चाइना, अमेरिका सब इसके साथ है। अब तो हमें जाना चाहिए इंटरनेशनल फोरम के ऊपर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूनाइटेड नेशन ने, अमेरिका ने खुद जो है वो BLA को दहशतगर्द करार दिया है। TTP कलअदम TTP जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, ISK एक दहशतगर्द तंजीम है, ETIM, TIP ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें। तो सवाल अब ये उठना चाहिए, अमेरिका जिसने इम्पोज किया उसके इत्तेहादियों ने तालिबान रजीम को अफगानिस्तान के अंदर, वो उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि आप दहशतगर्दों को क्यों प्रोटेक्ट करें? अब मेरे ख्याल में इंटरनेशनल इंडोर्समेंट होनी चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी मूव करे कि इस वक्त तमाम दुनिया को मिलकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में रीजनल ममालिक के आखिरी बात, रशिया, चाइना, ईरान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बशमूल तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान वो पहले ही परेशान है, क्योंकि देखिए वो इस खित्ते के अंदर कारोबार करना चाहते हैं, डेवलपमेंट रखना चाहते हैं। वो यहाँ टाइप ए प्रोजेक्ट है आपके पास, ISK कासा 1000 का प्रोजेक्ट है, आपके पास UAP प्रोजेक्ट है। तो ये तमाम प्रोजेक्ट कैसे होंगे जब आपके यहाँ हजारों की तादाद में दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिर रहे होंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा आप ज्वाइन करें। आज पाकिस्तान में अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, पहले उसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल लेंगे। 27वीं तरमीम का मसवदा सेनेट में डिस्कस होने जा रहा है, कुछ अहम बातें सामने आई हैं, आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक में फील्ड मार्शल के ओहदे या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे रखे जाते हैं और उनके जो मकासद होते हैं वो ऑपरेशनल होते हैं, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन को डिफेंस वाइज बेहतर बनाने के लिए होते हैं। तो पाकिस्तान में अगर इसका अमल दरामद हो रहा जा रहा है तो वो आपका उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, आप टाइम की कमिटमेंट हुई थी लेकिन मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो बस इसलिए आपको इस कंडीशन में ज्वाइन कर रहा हूँ। एक बात तो ये कि ज़ाहिर है तरमीम का जो ड्राफ्ट से मंजूरी के बाद सेनेट में आ चुका है और अब वो ज़ाहिर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उस पर खुलकर कमेंट किए जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपको याद होगा कि ऑपरेशन बयानुल मरसूस और मार्के हक के दौरान एक अरसे बाद ये जंग हुई थी और ज़ाहिर है ये कोई ऐसी वॉर नहीं थी जो कि माजी के असूलों के मुताबिक लड़ी जाती। एक ज़ाहिर नई जिद्दत आई है पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी की, तो उसमें बहुत सारे तजर्बात हमें देखने को मिले। उन तजर्बात का ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब भी उसके आई विटनेस थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी उसको देखा, एयरफोर्स चीफ ने भी देखा। तो उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान के तमाम भी ज़रखेज़ दिमाग बैठे कि अगर अल्लाह ना करे मुस्तक़बिल क्या होना चाहिए। ज़ाहिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा एक अरसे से जरूरत महसूस की गई
कि तीनों फोर्सेस के जो मुसल्ला कमांडर है उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए इन मुसल्ला सेकंड्स की गेम होती है। जिस तरीके से आपको याद होगा तकरीबन कोई 80 या 100 के करीब भारतीय थे फिजा में आए, रडार पे उन्हें देखा गया। हमारे आर्मी चीफ थे, जब फील्ड मार्शल नहीं बने थे, उन्होंने अपना ज़ाहिर इनपुट दिया। लेकिन ज़ाहिर है आप जो है हमेशा हर मामले में बीइंग डेविल्स एडवोकेट बनकर भी सोचते हैं ठीक हाल में अगर मजीद क्रिटिकल मामला हो जाते तो क्या होता, तो उस पर स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं है। 243 के अंदर अमेंडमेंट इसलिए की गई है अल्लाह ना करे हमारा रिवायती हरीफ दोबारा ऐसी कोई शैतानी हरकत करने का सोचे तो आपके पास कोऑर्डिनेशन की वजह से फैसला साजी का फुकदान ना हो। इस वजह से ये किया गया है, इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं। ठीक, और बिल्कुल हुज़ैफा, आपने सवाल का जवाब दिया। एक और सवाल है आपके लिए कि आज भी बाजोड़ में एक चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं। तो पाकिस्तान बस इसी ऑप्शन के पास है पाकिस्तान के पास कि बस अटैक किया जाए टीटीपी के साथ, या कोई तीसरा मुल्क सालसी का किरदार अदा करने के लिए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मीडिएटर्स भी मायूस हो गए इस दफा। कतर जो है वो रोल प्ले करना चाह रहा था, तो उनकी मौजूदगी में मुज़ाकरात हुए और उन्होंने 3 बातें रखी। तो हमने ये रखी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ आप सबूत दिए। हमने कहा कि अगर आपके पास दादे कार नहीं है या आप समझते हैं कि उस ऑपरेशन की आपका सलाह बासानी जो इस वक्त रेजीम है तालिबान रेजीम, इसको हम मिल्लत बोलते हैं, तहरीक इमारत इस्लामी अफगानिस्तान जो मुल्ला उमर ने इसकी बुनियाद रखी थी, वो आजकल ज़ाहिर हुकूमत में उन्होंने ज़ाहिर जी हुज़ैफा साहब, ये बताइएगा कि अब कोई किसी जॉइंट ऑपरेशन या किसी जॉइंट मैकेनिज्म की तो उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि बहुत तेज़ी से अफ़गान तालिबान का रवैया मुज़ाकरात के दरमियान भी तब्दील होता रहा और वो तहरीरी मुआहदे को भी अवॉइड करते रहे। तो अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा रुकना चाहिए या फ़ौरन से अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए, क्योंकि अटैक्स तो अभी भी हो रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? मैं गुजारिश ये करूंगा कि तो जॉइंट ऑपरेशन का ऑप्शन है, कोई अफगान तालिबान के पास ऐसी ज़्यादा कार नहीं है कि हम उनके साथ मिलकर कोई जॉइंट ऑपरेशन करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है आपके पास दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी है, दुनिया की बेहतरीन फौज है। हम तो सिर्फ और सिर्फ उनके बॉर्डर्स का एहतराम कर रहे थे, लेकिन अगर जाहिर है वो किसी बात पर नहीं आए तो हमने वाजे कर दिया उन पर कि दहशतगर्द जहाँ पर भी हो, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर क्यों ना हो, काबुल में, कंधार में, किसी और सूबे में हो या ड्यूरन लैंड पर हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम अपनी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़, अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ जहाँ भी कार्रवाई करना पड़ी इंशाल्लाह वो कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।